कश्मीर इलेक्शन से शुरू होने वाली जो एक कशमकश वाली सूरत हाल और कशीदा होती सूरत हाल PMLN और पीपल्स पार्टी की, वो इंतज़ामी यूनिट वाले मामले पर काफ़ी संजीदा दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी ने एक पोजीशन भी ले ली और वो किसी तौर तैयार नहीं है कि सिंध में भी इंतज़ामी यूनिट्स बने। इन मामलात को देखकर हलकों में अब ये बात भी हो रही है, बल्कि हलकों में तो ये बात हो रही थी कि जो पीपल्स पार्टी की पोजीशन है वो कुछ पसंदीदगी से नहीं देखी जा रही। लेकिन उसके बाद हामिद मीर साहब ने बड़ी चीज़ें आई, लेकिन हामिद मीर साहब ने कल एक बहुत बड़ी बात कर दी जो कि सोशल मीडिया पे जिसको कहते हैं जंगल में आग की तरह फैली। मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। उसके बाद क्या कहा था हामिद मीर साहब ने वो भी सुनवाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन बेग साहब। जी वालेकुम सलाम। मोहसिन बेग साहब, ज़रा हामिद मीर साहब की एक शॉर्ट सा क्लिप है, वो सुनिएगा, फिर इस पर आपकी राय से ज़्यादा आपकी खबर चाहिए। चलाइए जी ज़रा। बिलावल साहब जो हैं उनको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी की सर्वाइवल जो है वो इसमें है कि नून लीग का साथ छोड़ दिया जाए। हो सकता है कि ऑपोजिशन कैंप में चले जाए, लेकिन ऐसी सूरत में उनको कुछ प्राइस भी पे करनी पड़ेगी। और मुझे लगता यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वो प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं और जेल भी जाने के लिए तैयार है। सदर आसिफ अली जरदारी भी ऐवान सदर छोड़ने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके। मोहसिन बेग साहब, क्या वाकई ऐसा है? हाँ, मेरी इत्तला के मुताबिक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और पीपल्स पार्टी में कंसेंसस 2 दिन पहले डेवलप हुआ और वो ये जो गवर्नमेंट का साथ है और जो आईनी होते हैं वो किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। और जहाँ तक प्रोविंसेस की बात है तो ये एक एमिकेबली ये डिसीजन होगा, आप देख लीजिएगा फ्यूचर में, और उसमें पीपल्स पार्टी शामिल होगी। और मैं नहीं मानता वो अगर ये सिंध हुकूमत को कुर्बान करना चाहते हैं और ये सारे ओहदे छोड़ के वो अपोजिशन में जाना चाहते हैं, मेरी तो अकल ही काम नहीं करती और किसी की भी नहीं शायद करेगी कि वो ऐसा कर सकते हैं। और ये तो उनके लिए एक सुसाइड होगा। जहाँ तक बात है कि उनका जो भी सोच है बिलावल साहब की, लेकिन बिलावल साहब इज नॉट द ओनली वन टू मेक अ डिसीजन। पीपल्स पार्टी में एक तरीकाकार है और वो बहुत मुशावरत से चलते हैं, और ये मुशावरत आज से 2 दिन पहले हो चुकी हुई है। और वो ऐसी कोई बात नहीं, वो कोऑपरेट भी करेंगे, आइन साजी में गवर्नमेंट का साथ भी देंगे। जहाँ तक कश्मीर इशू के ऊपर उनकी कुछ रिजर्वेशंस हैं वो होनी भी चाहिए। दोनों का तर्ज सियासत मुख्तलिफ है। ये सियासत जो हमारे मुल्क में है ना जी, ये कोई जमहूरियत वगैरह नहीं है, ये मफादात की सियासत है। और इसमें कोई शख्स ऐसा कोई असूली लीडर, मैंने अभी तक मेरी जो वर्किंग है उसमें तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि मैं जेल जाता हूँ असूलों पे और मैं सारी सियासत कुर्बान करता हूँ। ऐसा नहीं है, ये लोग मिलके चलेंगे। और यही आप देखिएगा कि ये प्रोविंसेस के ऊपर भी एक कंसेंसस डेवलप होगा और इसी तरह काम चलेगा। अच्छा, तो जो ये खबरें आ रही थी कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आसिफ अली जरदारी साहब से भी कुछ नाराज़ हैं, सियासत छोड़ने का फ़ैसला भी कर सकते हैं, मुल्क से जाने का भी फ़ैसला कर सकते हैं, इनमें भी डेफिनेटली पे कोई सदाकत नहीं है। लेकिन क्या जरदारी साहब और बिलावल साहब दोनों में कंसेंसस है, सेम पेज पर हैं? नेचुरली जब औलाद जवान हो जाए तो थोड़े से न्यू आइडियाज़ के साथ बच्चे अपनी बात करते हैं। लेकिन एक बात आप सुन लीजिए और बाकी भी सुन लें कि अगर जरदारी साहब फर्ज करें अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, वो ना हुए इस दुनिया में, तो मैं समझता हूँ कि ये जो सियासत आज बिलावल साहब कर रहे हैं, बिलीव कीजिए आप, मैं कुछ कहना नहीं चाहता फ्यूचर की बात, ये सब कुछ जरदारी साहब के दम से है। और ये जो पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध में वोट भी लेती है, हुकूमत भी 17-18 साल से बनाई हुई है, और एक बहुत ही पावरफुल रोल है पीपल्स पार्टी का, ये उनकी वजह से है, जरदारी साहब की वजह से है। हाँ, अगर आपको अदारक नहीं है कि इस मुल्क में चीजें किस तरीके से चलती हैं और क्या अंडर करंट्स और अंडर द कारपेट क्या कुछ होता है और बैकडोर चैनल्स पे क्या कुछ मनूवर होता है, मेरा ख्याल है शायद उनको अंदाजा नहीं है। और जब ये अंदाजा हुआ तो टाइम गुजर चुका होगा। अच्छा, मुझे आपकी बात से याद आया, जब 2024 के इलेक्शन के दौरान जब बड़ा अंकल वाली बात करते थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि अंकल्स रिटायर हो जाएं, उस वक्त फिर जरदारी साहब का एक इंटरव्यू आया था, उन्होंने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बिलावल भुट्टो जरदारी को या उनकी सियासत को इमेच्योर कह दिया था। तो क्या आप भी अभी बिलावल भुट्टो जरदारी को इमेच्योर पॉलिटिकली करार दे रहे हैं या समझ रहे हैं? पॉलिटिकल चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज करते भी हैं और वो अच्छे तरीके से चल भी रहे हैं। लेकिन जो
एज के हिसाब से, जो एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर आप जज्बाती हो के, सियासत में जज्बात नहीं है, सियासत में मनूवरिंग है, और सियासत सिर्फ सियासत से जीती जा सकती है, जो कि जरदारी साहब करते हैं। तो इनमें थोड़ा सा, इनको वक्त आने पे बाकी चीजें इन्होंने काफी सीखी हैं, तो ये भी सीख जाएंगे कि सियासत जज्बात से नहीं की जा सकती इस मुल्क में। बिल्कुल ठीक है। अब ज़रा मैं हुकूमत के सियासी मामलात पे भी डिस्कस कर लेती हूँ। आज रायबन में भी एक अहम बैठक हुई है, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज भी उसमें थी। सारे उमूर ज़ेर बहस आए। ये जो हॉस्पिटल वाला जो एपिसोड हुआ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक, वो उस तरह से नहीं हुआ। इस मामले पर क्या हुकूमत को किसी किस्म के कोई ख़तरात हैं, और जो तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई है, आपको लगता है? देखिए, हुकूमत के लिए मेरे ख्याल में तो कोई खतरात इस वक्त मौजूद नहीं है। जहाँ तक कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट का डिसीजन आ गया तो उस पर तबसरा भी बनता है। कोर्ट ने भी थोड़ा सा कुछ लेंथ आगे जाके फैसला दिया। नेचुरली गवर्नमेंट ने उस फैसले को इस तरीके से सोचा नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको डिफेंड नहीं किया, प्रॉपर परसू नहीं किया। अब जब फैसला आ गया तो शायद इनको वो फैसला पसंद नहीं था, बहुत से लोगों को पसंद नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि जज साहबान ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ के फैसला दिया, जो कि इसकी मिसालें पहले मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये पॉलिटिशियंस, बहुत से पॉलिटिशियंस हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गए, इलाज भी कराया और वहां एडमिट भी हुए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो रूल्स कहते हैं वो कहते हैं कि आप प्रिजनर को आप जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाएं। अब जो कंटेम्प्ट की बात है, अब आप देखिए कि कंटेम्प्ट में सबका नाम है, सिर्फ वजीर दाखिला का नाम नहीं है। और ये जो मूव थी, वो समझते थे कि ये इसके पीछे जो है वजीर दाखिला है। तो मकसद ये है कि कहीं ना कहीं पीटीआई भी डंडी मार रही है, और जो गवर्नमेंट है उसका अपना एक मौक़िफ़ है। कि कोई शक नहीं है कि बीमारी को आप पीटीआई वाले एक पॉलिटिकल स्टंट बना लिया, जो कि नहीं बनाना चाहिए। बीमारी का इलाज तो बहरहाल हर बंदे का हक है, हर प्रिजनर का हक है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये शिफा हॉस्पिटल ले भी जाते तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं था। और लेकिन अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है, आपको पता है कि एक बड़ी लटकती तलवार है। इससे हुकूमत को खतरा हो सकता है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को भी नामजद किया है, मोहसिन नकवी को तो नहीं किया। ये देखें, ये तो बिल्कुल ही कमाल की बात है। लेकिन क्यों नहीं किया मोहसिन नकवी को, क्यों नहीं किया आपकी नजर में? ये आप पूछे ना उनसे, पीटीआई वालों से क्यों नहीं आप किया? बताएं ना, आप भी बड़े करीब रहे पीटीआई वालों के। नहीं, मैं वो करीब था किसी जमाने में। मैं वही कह रही हूँ ना, थोड़ा समझते होंगे ना। क्या लगता है आपको, मोहसिन नकवी साहब का नाम क्यों नहीं डाला? क्योंकि दाल में कुछ काला है। जो भी ये ढील छील थी, ये मेरे ख्याल में उसी तरफ से थी, और वो गवर्नमेंट को शायद कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, तो गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया उसके ऊपर। जहाँ तक कंटेम्प्ट की बात है, नेचुरली एक सेकंड रुक जा बेग साहब। ये जो डील शील जो भी थी, क्या ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में थी मोहसिन नकवी साहब की तरफ से? देखिए, मैं उसके बिहाफ पे तो बात नहीं कर सकता कि उसकी तरफ से थी, लेकिन शायद ऐसे ही मिलते हैं कि शायद उन्हीं की तरफ से थी। वो किस बिहाफ पे वो कर रहे थे, किसके कहने पे कर रहे थे, क्योंकि वो अमूमन लोगों को यहाँ पिंडी से डराते हैं या वाशिंगटन से डराते हैं, और काम डाली जा रहे हैं उन्हीं का नाम ले लेके। तो मकसद ये है कि अगर पीटीआई ने उनका नाम कंटेम्प्ट में नहीं लिखा तो इट मीन्स समथिंग। वो सेक्रेटरी बेचारे का क्या कसूर है? ही इज नॉट अ डिसीजन मेकर, इंटीरियर सेक्रेटरी। तो मकसद ये है कि पीटीआई वाले भी जो है ना, वो कहते हैं हम असूलों की सियासत। भाई असूल कौन सी है सियासत में, वो आप बता दीजिए। तो आपने तो पूरा मैं सिर्फ पूछूंगी, क्या हुकूमत के लिए कोई खतरा है इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? मेरे ख्याल में कोई खतरा नहीं है, नादिया, कोई खतरा नहीं है। कंटेम्प्ट लगती है, वो उसको डिफेंड भी करेंगे, हो सकता है अपोलोजाइज भी करें, अंडरस्टैंडिंग शायद उनकी मुख्तलिफ हो, और उनका बयान भी आ चुका हुआ है। उन्होंने भी कंटेम्प्ट फाइल की है पीटीआई के खिलाफ, कि उन्होंने मनोवन सिक्योरिटी जो इश्यूज क्रिएट किए शिफा हॉस्पिटल के रास्ते में, इस वजह से शायद उनका ये मौक़िफ़ होगा। तो ये डिफेंडेबल है, कोई ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट ये एक कंटेम्प्ट हो और सरकार ही फारिग हो जाए। तो इस मुल्क में तो बहरहाल कि मतलब डिसीजन भी ऐसे आते हैं कि उसके ऊपर तो सर हुआ तो है माजी में, यूसुफ रज़ा गिलानी माजी में बहुत कुछ हुआ है अदालतों में, इसीलिए हम 168 नंबर पे हैं। हाँ, तो अब आप ये कह रहे हैं मुख्तसरन के इस वक्त रावी चैन ही चैन लिख रहा है, कोई मामलात नहीं है, ना पंजाब के साथ, पंजाब हुकूमत के साथ, ना वफाक के साथ।
देखिए, राबी को तो मैं नहीं जानता, मैं चैन नहीं लिख रहा। अच्छा। जब आप हुकूमत करते हैं तो बहुत सारे इश्यूज आपके सामने आते हैं। आपको हुकूमत जो करनी है ना, हक के हुक्मरानी में आपको मनूवर करना पड़ता है सारी मुश्किलात को। तो ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त सिटिंग आपकी, ये क्योंकि इसमें बहुत सारे इत्तेहादी भी हैं, वो जो मेरा हम नाम है उनको निकाल दीजिए, वो एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो किसी के साथ है ही नहीं है, और वो कहते हैं निज़ाम भी फेल हो गया। इस निज़ाम की वो पैदावार है और वो कहते हैं फेल हो गया। तो भाई फेल हो गया तो उसका आप हिस्सा है ना। आप मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहे हैं? निज़ाम ना होता तो आप यहाँ होते? आप किस ओहदे पे होते? आप बताइए। आप मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहे हैं ना? उसी की बात कर रहा हूँ ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।